अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तेरे संग आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो सर पे बड़ी सी चादर लिए हाथ में रजिस्टर पकड़े वैन के इंतजार में खड़ी थी कि उसे लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा है। आवाज जानी पहचानी थी। उसने सर उठाकर सामने देखा तो वो शख्स उसके सामने खड़ा था। तुम? वो एकदम चीखने वाले अंदाज में बोली। उसके तुम कहने पे वो चौंका था क्योंकि उसकी जब भी उससे बात हुई वो आप कहकर ही मुखातिब करती थी। आहिस्ता, हम सड़क के किनारे खड़े हैं। अगर तुम इधर से ना गए तो मैं सड़क का लिहाज भी नहीं करूंगी और ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि पछताओगे। इसलिए बेहतर होगा कि शराफत से चले जाओ। माहा, माहा ही नाम है ना आपका? देखें, चलो आओ मैं छोड़ देता हूँ आपको। और इसी बात पे उसका मुंह तक रही थी कि उसे उसका नाम भी कंफर्म नहीं। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा कि तुम मुझे छोड़ दो अभी और इसी वक्त खड़े खड़े मुझे तलाक दो। शहरयार का गोया दिमाग ही घूम गया। आज वो उसे 2 साल बाद मिल रही थी और मिलते ही वही मुतालबा। खैर, मुतालबा करना बनता भी था। उनके कौन सा खुशगवार ताल्लुकात थे। अब तुम सड़कों पे भी यही बात करोगी? घर में भी बहुत बार गई थी लेकिन तुम्हें रास नहीं आई थी। तो फिर मेरा वही जवाब है जो घर पर था। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा चाचू जो भी है, वो मेरी माँ को छोड़ दे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर वो रुका नहीं जबकि वो पीछे से चिल्लाई थी। इंतहाई संगदिल और बेशरम इंसान हो तुम, जिसे अपनी माँ का भी ख्याल नहीं। लेकिन परवाह किसे थी जबकि इर्द गिर्द के लोग उसे इस तरह चीखने पर अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं शहरयार आलम 10 बरस का था जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ और मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के 6 माह बाद ही शादी कर ली। सुनने में आया है कि जिससे मेरी माँ ने शादी की वो मेरी माँ को पहले से ही पसंद करता था और गोया ऐसे लग रहा था कि वो मेरे बाप के मरने का इंतजार कर रहा था। नफरत है मुझे इस शख्स से, अपने सौतेले बाप से, और मुझे अपनी माँ भी बराबर की शरीक लगती। माँ, आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना। क्यों अम्मी, खैरियत? उसने मुंह में निवाला रखते हुए कहा। खैरियत ही है, बस तुम जल्दी आ जाना। आपी आपको देखने के लिए आ रही है अवाम। लिजा जो साथ ही बैठी थी उसके कान में सरगोशी की। माँ ने आंखें घुमा के उसे देखा, फिर अपनी माँ को, लेकिन कह कुछ नहीं सकती थी। करती हूँ मैं आज इस अवाम का भी कुछ, उसने दिल में ही सोचा। शहरयार, बात सुनो। वो जो कहीं जाने के लिए तैयार था माँ की आवाज सुन के रुका। जी जल्दी बोले, देर हो रही है मुझे। वो कप फोल्ड करते हुए बोला। तुम्हें पता है ना कि आज हम लड़की की तरफ जा रहे हैं? तो उसने माँ की बात दरमियान से ही काटी। मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ चलो। मम्मा, आपके लिए इतना काफी नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है? उसे ही गनीमत जाने, अपने शौहर के साथ ले जाइए। बेटा, शादी तुम्हारी है, उसकी नहीं। रियली? उसने अब्रू झुकाए। लेकिन रिश्ता तो वो ऐसे करवा रहे हैं जैसे अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो लड़की। इनफ इज इनफ शहरयार, बाप है वो तुम्हारा। जबरदस्ती का। शुक्र करें आप इन्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। ये कहकर वो मुड़ा कि पीछे ही शहबाज साहब खड़े थे। आफिया के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो कुछ भी कहे बिना कमरे में चली गई क्योंकि इस तरह की बातें सुनना उसके मुंह से तो मामूल था उनका। क्यों हाँ की तुमने शादी के लिए? शहबाज ने आंखों में हैरत लिए इससे सवाल किया। ये तो आपको वक्त ही बताएगा। शहबाज साहब चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वैसे अभी भी वक्त है, आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लीजिएगा। ये कहकर वो इधर रुका नहीं जबकि शहबाज पीछे अजीब ही कश्मकश में थे। आप ही क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों बैठी हैं? अम्मी ने आपको ऐसी उजड़ी हालत में देख लिया तो बहुत डांटेंगी वो। पता है ना, मेहमान भी आने हैं आज। लिजा, पता है आज मैंने यूनिवर्सिटी से वापसी पे अब्बा को देखा। लिजा की आंखें भर बाहर आई। क्या? आपी, आपको कैसे पता? वो हमारे अब्बा थे। आपको शक्ल याद है? कैसे भूल सकती, छोटी नहीं थी मैं, 11 साल की थी। सब याद है मुझे। अब्बा का अम्मी को मारना, शराब पी के उसे सब याद आया। वो आखिरी दिन जिस दिन उनकी माँ ने वो घर छोड़ा था। उसकी माँ कपड़े पैक कर रही थी और साथ ही ऊंची ऊंचे बुड़बुड़ा रही थी।
नहीं रह सकती अब मैं इस शराबी के साथ। मजीद उसके बाप ने सुन लिया था। हाँ जाओ, तुम्हें रख कौन रहा है? मुझे शराबी का ताना देने वाली खुद एक लड़का पैदा ना कर सकी। उसके बाद उसकी माँ इन्हें लिए कई दिन दर दर की ठोकरें खाती रही। आपी वो एकदम चौंकी। अम्मी को मत बताइएगा अब्बा के बारे में, वो टेंशन लेंगी। तुम भी अपनी चोंच बंद रखना। खैर मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मेहमानों को भी तो माथा टेकना है। ओए ये क्या कह रहा है तू? मतलब जिस लड़की से तुम्हारी बात चल रही है वो तुम्हारे सौतेले बाप की रिश्तेदार है। सारिम को लगा कि शायद उसे सुनने में गलती हुई है। सारिम जो कि उसका चचाजाद होने के साथ उसका दोस्त भी था। शहरयार अपने घर कम और चचा के घर ज्यादा रहता था। माँ की शादी के बाद वो अपने माँ से दूर हो गया था। उसको उसकी चची ने ही संभाला था, गोया वो इन्हें माँ का दर्जा देता था। पहली बात तो ये कि मेरी उस लड़की से कोई बात नहीं चल रही, और दूसरी बात ये कि वो सौतेला जरूर है पर बाप नहीं मेरा। चलो जी, नफरत ने जोश मारना शुरू कर दिया। कभी कभी बंदा कोई बात इग्नोर भी कर देता है। इग्नोर ही तो कर रहा हूँ कई सालों से अब। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे, तुम अपने बाप को, मेरा मतलब कि शहबाज साहब के रिश्तेदारों में शादी के लिए मान कैसे गए? इतना अच्छा तो तू है नहीं कि अपनी माँ की मोहब्बत में मान जाए। सारिम ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बस ये भी एक राज है। बस तुम आगे आगे देखो होता है क्या। शहरयार ने आंख दबा के उसे कहा। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, बाप की नफरत में कुछ गलत ना कर बैठना। शहरयार ने उसे बाप लफ्ज पर घूरा था। अभी गलती से मुंह से निकल गया। अच्छा चल आजा, किचन में चाय बनाते हैं, वालदा साहबा ने पता नहीं कब आना है। सारा क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? बाहर जाओ, अपनी खाला के पास बैठो, कंपनी दो इन्हें। अम्मी इन्हें मेरी कंपनी की जरूरत नहीं है, आप ही दें कंपनी अपनी बहन को। वैसे भी 2 मिनट मजीद मैं उनके पास बैठी तो जहनी मरीजा बना देंगी वो मुझे, मेरी रंगत पर ताने दे दे के। हर बात को सर पे सवार ना किया करो, मजाक करती हैं वो। आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए नहीं। खैर आप जाए, मुझे सोना है। ये कहकर वो कंबल तान कर लेट गई। माँ को सुख ना देना तुम लोग कभी भी, ये नहीं कि बंदा हाथ ही बटा दे। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर को चल दी, जबकि पीछे से वो कंबल में मुंह दिए रो रही थी। वो 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें 1 भाई। अपनी बहन भाई की निस्बत सांवली थी वो। कोई काली बोले बहुत दुख होता था उसे। बहुत नाजुक दिल की थी। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी खाला ने पहली बार ही ये बोली थी कि ओहो सारे घर काली प्रोणी आया करेगी, अब हमारे घर काली मेहमान आया करेगी। 7 साल की थी जब वो स्कूल के लिए तैयार हुई थी तो उसके मामू आए थे। उन्होंने देख के उसकी माँ अपनी बहन को कहा कि उसके मुंह पर क्रीम लगाओ थोड़ी। इस वक्त इसे अपने मामू की बात समझ नहीं आई कि क्यों कहा था उन्होंने, मगर वो बात उसके जहन में बैठ गई। आज वो 20 की है और उसे अभी तक अपने मामू के चेहरे के तासरात याद हैं, कैसे उन्होंने कहा था, और वो अल्फाज भी सुनने में तो आम से ही हैं, मगर उसे वो अल्फाज अपनी तजलील महसूस होते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के सामने जाने से घबराती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई उसे काली बोल देगा और उसे बहुत दुख होगा। कभी कभी वो बहुत रोती है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर यही सोच के खुद को तसल्ली देती है कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत है। वो भी खूबसूरत है, लेकिन फिर कोई ऐसी बात हो जाती कि वो फिर डिप्रेशन में चली जाती। ये नहीं कि वो खूबसूरत नहीं है, उसके नैन नक्श प्यारे हैं, दाएं गाल पर डिंपल पड़ता है जिसे आमतौर पर खूबसूरती की अलामत समझा जाता, मगर वो अपने काले रंग से मार खा जाती। काला रंग उसकी वो खूबसूरती खा जाता, कम से कम उसे यही लगता। आज भी वो रो रही थी क्योंकि उसकी खाला ने आज भी उसे कहा कि तुम वैसी की वैसी काली हो, तुम गोरी क्यों नहीं हुई? तुम्हारे बहन भाई तो पहले से ज्यादा गोरे हो गए हैं। कहने को तो ये आम सी बात थी, उनके लिए मजाक था, मगर जाने अनजाने में उसका दिल दुखा गई। वो आज फिर रो रही थी, लेकिन साथ दिल में तहिया भी कर रही थी कि ये आखिरी बार है, अब नहीं रोना। बहुत सुननी बातें, अब मुंह तोड़ना है उसे हर किसी का, किसी को नहीं परवाह उसकी फीलिंग्स की, तो वो क्यों करे? यही सोचते सोचते वो सो गई। अभी ये क्या कर रही हैं? क्या डाला है चाय में आपने? अभी कुछ नहीं, चीनी मिक्स कर रही। आप ही चीनी गोलियों की सूरत में कब से आने लगी? मैंने देखा है आपको चाय में गोलियां मिक्स करते। चुप करो। माहा ने उसके मुंह पे हाथ रखा। ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, आज शास्ता खाला को मजा चखाना है। आई रोज रिश्ता लेकर आई होती हैं, आज सारी रात वॉशरूम में गुजरेगी उनकी। माहा ने मुस्कुराते हुए ट्रे उठाई।
अस्तगफुरुल्लाह, आप ही शर्म करें थोड़ी, बाद में कर लूंगी, बहुत उम्र पड़ी है इस काम के लिए। ये कहकर वो ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी, चाय लेकर जहां मेहमान बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, उसकी नजर सामने बैठी औरत पर पड़ी। वो लम्हे भर के लिए ठटकी, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, कैसी हो? आफिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। जी ठीक आंटी। उसकी नजर शास्ता खाला पर गई जो उसे ही घूर रही थी, फिर अचानक बोली, अरे बेटा बैठ जाओ, मैं चाय देती हूँ। और ये कहकर उन्होंने एक कप उठाया। अरे नहीं नहीं खाला, मैं दे देती हूँ, वो एकदम हड़बड़ा के बोली और जल्दी से उनके हाथ से कप लेकर दूसरा कप उनके हाथ में थमाया। ये आपका। महा मुस्कुरा के बोली। उन्होंने एक नजर कप को देखा और फिर महा को, फिर चश्मे के ऊपर से आंखें उठा के बोली, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? क्योंकि पिछली दफा जब वो रिश्ता लेकर आई थी तो महा ने बाकायदा धमकी दी थी कि आइंदा अगर आप कोई रिश्ता लेके आई अच्छा नहीं होगा। वैसे भी सुना है कि मार्केट में जहर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। उन्होंने सोचते हुए झुरझुरी ली। अरे नहीं खाला, कैसी बातें कर रही हैं, मैं भला क्यों डालूंगी कुछ। साथ ही वो चाय सर्व कर रही थी। बेटा ये रिश्ता मैं नहीं लेकर आई, पहले ही बता रही हूँ। जी? उसने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के बस जी ही कहा। अम्मी हद हो गई, मतलब कि मुझसे पूछे बिना ही पहले आपने उनको बुलाया और फिर हाँ भी कर दी और एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी। इतनी क्या जल्दी है आपको? जल्दी मुझे नहीं, उन्हें है। मैं क्या करती? उनका कहना है कि इन्हें जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए और इतना अच्छा रिश्ता है, मैं कैसे हाथ से जाने देती। ये वही थी ना जिनसे शहबाज चाचू ने शादी की थी, पूरे खानदान के खिलाफ जाके। माहा ने तफ्तीशी नजरों से माँ को देखा। वही थी, बहुत अच्छी हैं। जब तुम्हारे बाप का घर छोड़ा था तो उन्होंने ही हमारी मदद की थी। अच्छा, पहले तो आपने कभी नहीं बताया और ना ही मुझे याद पड़ता है कि कभी ये हमारे घर आई हो। कुछ बातें छुपी रहें तो बेहतर होता है। समरीन बेगम ने ठंडी आह भरी थी। अच्छा अम्मी, आपने बगैर सोचे समझे डेट फिक्स कर दी, ये भी नहीं सोचा कि मेरे पेपर्स हो रहे हैं। अफसोस से माँ को देखा। अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएंगे, पता है मुझे। अब जाओ, जाके पढ़ो, सर ना खाओ मेरा। वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो, क्यों तेज हवा के घोड़े पे सवार हो। कल तक बस रिश्ते की बात हो रही थी, घर में आज जाके डेट भी फिक्स कराई और अगले हफ्ते शादी। किस बात की जल्दी है? सच बताऊं तो मुझे डर है कि कहीं शहरयार इनकार ना कर दे, इसी वजह से जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जाए। आफिया बेगम ने अपना खदशा जाहिर किया। शहबाज साहब ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। अपनी औलाद के करतूत भी पता है तुम्हें, फिर भी उस बेचारी का सुकून बर्बाद करना चाहती हो। पहले मुझे ये बताओ वो राजी कैसे हुआ? उसे पता है कि माहा मेरी भतीजी है। जी पता है, बताया था मैंने उसे। उसने मुझे बताया कि वो पहले से ही माहा को जानता है और पसंद करता है उसे, इसी वजह से बगैर चून चुना किए मान गया। हैरत है, शहबाज साहब को जैसे यकीन नहीं आया था। सारा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन ध्यान उसका बाहर की तरफ ही था जहां उसकी खाला और माँ बैठी बातें कर रही थी। सारा के बारे में कुछ सोचा है तुमने? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं, सारा की माँ ने जवाब दिया। अरे कब सोचना है, जब उम्र निकल गई। वो एकदम से बाहर निकली। अरे खाला, आप क्यों टेंशन ले रही हैं मेरी? अपने बेटे की टेंशन ले, आप मुझसे बड़ा है वो, बख्श दे मुझे। अरे हाय, कितनी लंबी जुबान है इसकी, मुझे तो आज पता चला। इतनी लंबी जुबान पे कौन ब्याहने आएगा इसे? खाला ने कानों को हाथ लगाया, जैसे आपको आए थे ना खालू ब्याहने। अरे खाला मजाक कर रही थी, बुरा मत मानिएगा। मुस्कुराकर बोलते हुए अंदर भाग गई, क्योंकि उसे अंदाजा था कि वो एक सेकंड भी इधर खड़ी रही तो अम्मी की घुड़ियों के साथ साथ जूते भी उसकी तरफ आने थे। माहा का तो पूरा हफ्ता पेपर्स में ही गुजरा। शादी से एक दिन पहले उसके पेपर खत्म हुए। शादी की सारी तैयारी उसकी माँ और बहन ने ही की थी। आखिर शादी का दिन भी आन पहुंचा। सादगी से निकाह हुआ और वो रुखसत होकर शहरयार के कमरे में पहुंच गई। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? वो तुझे क्यों छोड़ेगी? अली, जो कि शहरयार और सारिम का तीसरा जिगरी दोस्त था, और शहरयार को जब भी कोई उल्टा मशवरा चाहिए होता था वो उसके पास ही जाता, क्योंकि सारिम उसकी मदद नहीं करता था गलत कामों में। उसने हैरानगी से पूछा। वही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, मशवरा मांग रहा हूँ कि कुछ ऐसा बता मुझे कि वो मुझे खुद ही छोड़ दे। मुझे शहबाज साहब को अपनी माँ की नजरों से गिराना है बस। शहरयार ने टेबल पे मुक्का मारते हुए कहा। तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे कुछ नहीं पता। अली ने मुंह बनाया। यार कुछ तो बता, कुछ ऐसा कि मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाए। अली ने लम्हे भर के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुझे बस थोड़ी एक्टिंग करनी होगी।
मुझे केटू से छलांग भी मारनी पड़ी तो मार दूंगा, तू बता तो सही। महा सजी समरी फूलों से सजे बेड पर लहंगा फैलाए बैठी थी। उसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। उसे सिर्फ इतना पता था कि जिससे उसकी शादी हुई उसका नाम शहरयार आलम है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानती थी। पता नहीं कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, हैंडसम होगा भी या नहीं। वो अपने ही ख्यालात में मगन थी और काफी पुरइत्तमाद थी। अचानक दरवाजा खुला और एक नशे में मलबूस वजूद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मशरूब की बोतल अभी भी थी। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ा। यकीनन वो उसका दुल्हा ही था, शहरयार आलम। वो जैसे ही बेड के करीब पहुंचा, एकदम से बेड की साइड से उसे ठोकर लगी और वो उसके कदमों में बेड पर गिरा। वो एकदम से खौफ से पीछे हटी और बेड के क्राउन से टेक लगा ली। आंखें खौफ से बंद कर ली। महा हैदर, जो कि एक पुरइत्तमाद लड़की थी, वो आज खौफ से कपकपा रही थी। शहरयार ने एकदम उसकी तरफ देखा, सख्ती से मिची हुई आंखें, चेहरे पे खौफ, और उसने बेड की चादर को दोनों हाथों से सख्ती से पकड़ा हुआ था। उसे एकदम एहसास हुआ कि गलत किया है उसने। इंतहाई घटिया प्लान था ये। उसने एकदम अपने दोस्त को कोसा, जिसके कहने पर उसने ये ढोंग रचाया था। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, गोया कि उसे तसल्ली देना चाहिए, आप डरे मत। उसका ये कहना ही था कि वो एकदम चीखी, दूर हटे, और बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर लिया। वो पीछे से बस तासुब से देखता रह गया और एक मलामत भरी नजर खुद पर डाली। उसके बाद जेब से फोन निकाला और किसी का नंबर मिलाया, जबकि उसे अंदर से अभी भी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। वो वॉशरूम में जमीन पर बैठी रो रही थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत शराब से थी। उसने अपनी माँ को तड़पते देखा था, सिर्फ शराब की वजह से। उसके जहन में तेजी से उसके बाप के मनाजिर गुजर रहे थे। सारी रात वो वॉशरूम में ही बैठी रोती रही। इतना बड़ा धोखा। सोचा होगा कि एक शराबी की बेटी है, आसानी से शराबी दूसरे को संभाल लेगी। जिस तरह मेरी माँ ने सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी, चुपचाप बैठी रही, ये भी बैठ जाएगी। मैं महा हैदर इतनी कमजोर नहीं हूँ, अपनी माँ के लिए कुछ ना कर सकी, लेकिन अब अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। चुप नहीं बैठूंगी। उसकी सोचों का तसलसल कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। वो उठी, मुंह धोया और बाहर निकली। कमरा खाली था, वो जा चुका था। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले, चेंज किया और कमरे से बाहर निकल गई। लानत भेजता हूँ मैं इस वक्त पर, जब मैंने तुम्हारे प्लान पर अमल करने का सोचा। शहरयार सुबह होते ही अली के सर पहुंच गया था उसे कोसने। वक्त पे ही लानत भेजना, खुद पे ना भेजना, जिसने अमल किया है। अली ने तंज किया, तू इतना घटिया मशवरा था किसी का, तब तो तुम्हें घटिया नहीं लगा था। तब तो तुम्हारे सर पर भूत सवार था अपने नकली बाप को नजरों में गिराने का। हाँ, उसको नजरों से गिराते गिराते खुद अपनी नजरों से गिर गया हूँ। उसने हाथ अपने बालों में फेरते हुए कहा था। अच्छा, अब तो जो होना था हो गया, आगे क्या सोचा है? पता नहीं, अब आगे जो होगा देखा जाएगा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यार वैसे सही फंसे हो ना तुम, इधर जोगे ना उधर जोगे, अली ने हंसते हुए कहा। हाँ, उड़ा लो मजाक, सारा तुम्हारा ही किया धरा है। खैर चलता हूँ घर, पता नहीं क्या चल रहा होगा। वो बाहर आई। मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी टेबल पे। शहबाज साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, जबकि आफिया बेगम मुलाजमा की मदद करवा रही थी। उन्होंने उसे आते हुए देखा। अरे बेटा, उठ गई, कैसी हो? आओ बैठ जाओ, नाश्ता करो। शहरयार कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? आपका बेटा है, आपको पता है कहाँ है वो तल्ख लहजे में बोली थी। शहबाज साहब ने मुड़कर देखा। कैसे बात कर रही हो? खैरियत? कुछ कहा है उसने? उन्होंने अखबार टेबल पर रखते हुए उससे पूछा। पूरे खानदान का बदला आपने मुझसे लिया है, क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का? हुआ क्या है बेटा, क्या किया है शहरयार ने? खुलकर बताओ। अब की बार आफिया बेगम बोली थी। वो दोनों उलझन में उसकी तरफ देख रहे थे। आपका बेटा शराबी है, आपने ये बात क्यों छुपाई? क्या शराबी? आफिया बेगम हैरानी से बुनी थी। किसने कहा है तुमसे? रात को नशे की हालत में वो रूम में आया था, अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? नम आंखों से बोली थी वो। तभी शहरयार आता दिखाई दिया और आफिया बेगम उसकी तरफ बढ़ी। क्या कह रही है ये? तुम शराब की हालत में थे रात को? वो सदमे की कैफियत में बोल रही थी। क्या शराब? मम्मा, आपको लगता है कि मैं शराब पी सकता हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ मगर शराब? उसने बात अधूरी छोड़ी थी। शहरयार, सच सच बताओ, तुम क्या करते फिर रहे हो? शहबाज साहब गुस्से में उसकी तरफ बढ़े थे। ओ, तो सारा किया धरा आपका है। मम्मा, आपको अभी भी यकीन नहीं आया मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग हो रही है? वाओ, उसने क्लैपिंग के साथ कहा, जबकि महा हैरानी से उसे दिख रही थी। क्या था वो शख्स? बकवास बंद करो अपनी। शहबाज साहब धाड़े थे। क्यों, सच कड़वा लगा? आप माने या ना माने, ये शख्स मिला हुआ है अपनी भतीजी के साथ। छीन तो आपको लिया है मुझसे, अब ये घर भी छीनना चाहता है, मेरा सुकून बर्बाद करना चाहता है ये।
मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, याद रखिएगा शहबाज साहब, मुंह की खाएंगे आप। ये कहकर वो रुका नहीं इधर, जबकि पीछे वो तीनों शौक की हालत में थे। माहा अचानक उसके पीछे भागी। तुम्हारा बेटा कोई चाल चल रहा है, अच्छी तरह जानती हो तुम के कितनी नफरत है इसे मुझसे, लेकिन इस हद तक चला जाएगा अंदाजा नहीं था। शहबाज साहब बेयकीनी की कैफियत में बोले, जबकि आफिया बेगम बस खामोशी से उनका मुंह तकती रही। वो दोनों हाथों में सर को गिरा के बैठा था। उससे किस जमीर इसे मलामत कर रहा था कि गलत किया है उसने। इससे पहले कि कुछ और सोचता तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई। किस कदर घटिया है आप, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे, चीखी थी वो। सिर्फ माँ बाप, 15 साल पहले मर चुका है मेरा बाप, वो बड़े तहम्मुल से बोला। क्योंकि ये शादी, आपने क्या मकसद है आपका इस सब के पीछे, जानना चाहती हो? वो साथी मुस्कुराया। तो सुनो, ये जो तुम्हारे चचा साहब सांप बनकर बैठे हुए हैं ना, इन्हें इस घर से और अपनी माँ की जिंदगी से निकालना चाहता हूँ, बस यही मकसद है। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी, सामने खड़े शख्स को समझने की कोशिश कर रही थी। तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उसकी तरफ देख के एक उम्मीद से बोली थी कि शायद जैसा वो सोच रही हो सब झूठ हो। मैंने बर्बाद नहीं की, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद हो गई, वसीला बनी हो तुम मेरे मकसद का। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। वो उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो ये अल्फाज कैसे बोल गई थी। शहरयार के लिए ये बात बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर दोनों में खामोशी रही। फिर शहरयार आगे बढ़ा और बिल्कुल उसके करीब खड़ा हुआ और बोला, जब तुम्हारा चचा मेरी माँ को छोड़ देगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि वो वहीं बुत बनी खड़ी रही, बेयकीनी और शौक की कैफियत में। दरवाजे पे दस्तक हुई, तभी सारा भागी भागी गई। कौन? मैं, हैदर। बेटा दरवाजा खोलो, बाहर से आवाज आई थी। वो एकदम घबराई, पता नहीं क्यों उसे डर लगता था उस शख्स से। अम्मी घर पर नहीं है, वो डरते डरते बोली थी। अरे बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ ने कुछ चीजें मंगवाई थी, वही देने आया हूँ। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। कहाँ गई तुम्हारी अम्मी? वो बाजार गई हैं। और बहन भाई? उसने फिर सवाल किया। वो कॉलेज गए हैं। तुम नहीं गई यूनिवर्सिटी? एक और सवाल। नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी कहकर वो मुड़ी के किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रखा। उसने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर बेसुध और बेदम होकर उस शख्स के बाजुओं में झूल गई। उसने उसे वहीं जमीन पर लेटाया और बाहर निकलकर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। मोबाइल निकालकर किसी को कॉल की, तभी एक गाड़ी आई। सारा को गाड़ी में डाला और गाड़ी रवाना हो गई, जबकि पीछे उसने दरवाजा बंद किया और अपनी बाइक पर इस गाड़ी को फॉलो करने लगा। मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। कितनी आसानी से कह दिया कि मैं इसका मकसद पूरा होने का वसीला बनी हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे पूरा होता है आपका मकसद, मिस्टर शहरयार आलम। ये सोचते हुए वो उठी, चादर उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। सामान तो वैसे भी उसका था नहीं। वो कमरे से बाहर निकली, सामने ही उसे आफिया बेगम आती नजर आई। बेटा कहीं जा रही हो? जानते हुए भी उन्होंने सवाल किया। जी, अपने घर जा रही हूँ, उसने उनसे नजरें फेरते हुए जवाब दिया। माहा देखो, मैं मानती हूँ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं बात करूंगी शहरयार से, समझाऊंगी उसे। तुम इस तरह नहीं जा सकती। आंटी क्या बात करेंगी आप उनसे? आपका बेटा मुझे बसाने के लिए लाया ही कब है? वो तो पिछला हिसाब चुकता करने के लिए लाया है। वो तल्ख लहजे में बोली। नादान है वो। मैं समझाऊंगी और इस घर में तुम्हें लेके आई हूँ। तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी मैं? वो शर्मिंदा होते हुए बोली। पहली बात यह कि आंटी वो बच्चे नहीं है, समझ बूझ है उनमें, और अम्मी को आपको जवाब नहीं देना पड़ता। आपका कोई कसूर नहीं है। आप खामखा में शर्मिंदा मत हो। अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। वो चली। उसे सामने से ही शहरयार आधा हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें का तसादम हुआ। शहरयार ने नजरें चुरा ली। वो बात से गुजरते हुए तकरीबन सरगोशी के अंदाज में बोली, बंदा पहले ऐसे काम ही ना करे कि बाद में नजरें चुरानी पड़े। ये कहकर वो बाहर निकल गई, जबकि पीछे वो अजीब ही कश्मकश में था। उसने माँ की तरफ देखा। माँ ने भी नजरें फेर ली। उसके दिल को कुछ हुआ था। वो वहीं से उल्टे कदम मुड़ गया। हैदर ने सारा को कोठे पर बेच दिया था। रंग माठा है लेकिन चलेगी। कोठे की मालकन ने उसका सरता पैर मुआयना करते हुए कहा, गुलबानो ले जाओ, इसे तैयार करो, रात को एक तगड़ी पार्टी आ रही है, हो सकता है ये लड़की हमारी किस्मत खोल दे। वो आई थी और सारा को खींचते हुए ले गई थी, जबकि सारा का रो रो के बुरा हाल था। रात को उसकी बोली लग चुकी थी। खरीद लिया गया था उसे। घर कहाँ है तुम्हारा? वो जो रोने में मसरूफ थी, चौंक कर गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे
उस शख्स को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जब वो गाड़ी में बैठी थी तब उस शख्स की लंबी लंबी दाढ़ी और घनी मूछें थी, लेकिन अब वो गायब थी। सारा के घर कोहराम मचा हुआ था। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। सारी जगह पता किया था मगर सारा का कोई अता पता ना था। तभी खाला आई थी। अरे बेटी जात थी, नजर रखनी थी ना उस पे। खाला ने खोजती नजरों से सारा की माँ को कहा था, आपा वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? यूनिवर्सिटी तो जाती ही थी ना। हमें क्या पता वो यूनिवर्सिटी जाती थी या कहीं और। आपा बस कर दें, हम पहले ही परेशान हैं। आप इस तरह की बातें करके दिल ना जलाएं। दिल बड़ा रखो, ऐसी बातें तो सुननी पड़ेंगी। सच्ची तो कह रही थी, बेटियों का मामला इतना ही बहुत नाजुक होता है। क्या कह रही हो तुम? घर छोड़ के आ गई इतनी सी बात पे, वो भी अगले ही दिन। माहा की माँ सदमे से बोली, अम्मी ये छोटी बात थी। माहा ने हैरानी से माँ को देखा था। हाँ, लड़कियों को समझौता करना पड़ता है, वक्त के साथ साथ सुधर जाएगा वो। इतनी सी बात पे अगर बेटियां घर छोड़कर आ जाएं तो पड़ गई पूरी। सब्र नाम की भी कोई चीज होती है, जानती हो ये दुनिया जीने नहीं देती। आपको सब्र करके क्या मिला था अम्मी? उसने माँ की आंखों में देखकर कहा था। उसने माँ की आंखों में देखकर कहा था। वो आंखें चुरा गई थी, सवाए दो बेटियों के जिन्होंने दरबदर लेकर फिरती रही थी। आप 15 साल गुजारे थे आपने अब्बा के साथ, क्या वो सुधर गए थे? जवाब दें। वो नम आंखों से बोली थी, मेरी बात और थी बेटा। क्यों और बात थी अम्मी? आप इंसान नहीं थी, आपके जज्बात नहीं थे, और आप चाहती कि मैं भी अपने जज्बात एहसासात मार के वही जिंदगी गुजार दूं जो आपने गुजारी। नहीं अम्मी, मुझ में इतना आप जितना हौसला नहीं है। उसने माँ की तरफ देखा तो वो रो रही थी। वो एकदम से उनके गले लगी। आई एम सॉरी अम्मी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। और कितनी ही देर दोनों रोती रही थी। सारा घर पहुंच गई थी। हैदर की असलियत जान के सारा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। आसिया, सारा की माँ ने इस बंदे का शुक्रिया अदा किया जो सारा को घर लेके आया था। आंटी, बेटा भी कह रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला था। तो वो भी मुस्कुरा दी थी। नाम क्या है आपका बेटा? जी, अजहान जावेद। माशाल्लाह बेटा, तुम सब जानते हो तो पुलिस को क्यों नहीं बताते इनके बारे में? सारा की माँ ने ताज्जुब से पूछा था। आंटी, कोई फायदा नहीं बताने का, पुलिस भी मिली होती है। ऐसे लोग पैसा दे के अगले ही दिन बाहर होते हैं, इसलिए जैसे चल रहा है बस चलने देते। उन्होंने उसके जवाब से इत्तफाक तो किया मगर मुतमईन नहीं हुई थी। उन्होंने सारा की तरफ देखा था जो कि मुसलसल अजहान को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं देखा है इस बंदे को। बेटा, अगर तुम ना होते तो क्या होता? वो नम आंखों से बोली थी। और मैं क्यों ना होता आंटी, जो बात नहीं होनी थी इस बारे में मत सोचे। सुगरा खाला जो कब से पास बैठी थी अचानक बोली, अरे भाई, दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? वो थोड़ी यकीन करेंगे हमारी बात पे। कौन ब्याहने आएगा इसे? इनकी सुई अभी भी ब्याह पे ही अटकी हुई थी। अजहान ने कन अखियों से इनकी तरफ देखा था, जबकि सारा गुस्से से उठ के चली गई थी। हैरत तो तभी जब अगले हफ्ते ही अजहान ने रिश्ता भेज दिया था। सारा की माँ ने फौरन हाँ कर दी थी। शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, जबकि सारा इसी कश्मकश में थी कि उसने मेरे लिए ही क्यों रिश्ता भेजा। उसने वो चिट ढूंढी जिसपे अजहान का नंबर था, जो जाते हुए अजहान उसकी माँ को दे गया था। उसे कॉल पे पहले ही बेल पे उठा ली गई थी। हेलो, इधर से आवाज आई थी। ये घबराते हुए बोली थी, अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? दूसरी तरफ से आवाज आई थी। मैं ठीक, मुझे जरूरी बात करनी आपसे। जी बोले। आपने मेरे लिए क्यों रिश्ता भिजवाया? आपको तो खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं होगी। और आपको किसने कहा कि आप खूबसूरत नहीं हैं? वो लाजवाब हो गई। उसे किसी ने भी तो नहीं कहा था कि वो खूबसूरत नहीं थी। वो खुद ही एहसास कमतरी का शिकार थी। सोच लिया था उसने कि अब वो खुद को कमतर नहीं समझेगी। उसे भी अल्लाह ने ही बनाया है और बाकी सबको भी, और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत होती है। आज की रात वो पुरसुकून थी कि अचानक उसे याद आया कि वो जो सोच रही थी कि अजहान को देखा है तो वो वही है जिससे वो बाजार में मिली थी, और टक्कर होने पे अच्छी खासी सुनाई भी थी उसने, और ये बात उसका फिर सुकून गारत कर गई थी। शादी का दिन भी आन पहुंचा। इस दौरान उसने माँ से कई बार बात करने की कोशिश की थी कि वो शादी नहीं करना चाहती, मगर माँ की चप्पल देखकर हौसला नहीं होता था उसका। आखिर वो रुखसत हो गई। वो फूलों से सजे बेड पर दुल्हन बने घूंघट निकाले बैठी थी। एक तरफ तो वो घबराई हुई थी, लेकिन फिर
दूसरे लम्हे वो खुद को तसल्लियां दे रही थी कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ उसका वहम है। अपने दूल्हे से हुई पहली मुलाकात उसके जहन में चल रही थी और वो इस बात पे खुद को कोस रही थी कि क्या जरूरत थी इतना ज्यादा बोलने की, इतना हंगामा करने की। सिर्फ एक टक्कर ही तो लगी थी, वो भी गलती से। उसकी सोचों का तसलसल यूं ही रवां दवां था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इधर दरवाजा खुला और उधर उसका दिल बंद होने को था। अस्सलाम वालेकुम, हल्की सी आवाज उसके कानों से टकराई। वो वालेकुम अस्सलाम हकलाते हुए आवाज आई। वैसे मैं ये शादी करने को तैयार तो नहीं था, लेकिन मजबूरन हाँ करनी पड़ी। भाई जिस लड़की ने पूरे बाजार में आओ देखा ना ताओ आपकी अच्छी खासी कर दी, सारी जिंदगी पता नहीं क्या हाल करेगी, यही सोचकर मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन खैर चलो किस्मत, उसने जैसे आह भरते हुए कहा और उसके सामने बैठ गया। इससे पहले कि वो सीधा होके बैठता, उसकी दुल्हन साहिबा ने अचानक घूंघट उठाया और फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखा। वो भी घबरा गया कि शायद कुछ गलत कह दिया, फिर एहसास हुआ कि शायद नहीं सच में कुछ गलत कह दिया है। उसने तो सब मजाक में कहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, दुल्हन साहिबा छलांग मार के बेड से उतरी। इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक था, मैं सही सोच रही थी, मैंने घर वालों से कहा भी था, मगर मेरी सुनता कौन है। तो आपने बदला लेने के लिए शादी की है ना मुझसे, शहादत की उंगली उसकी तरफ करते हुए बोली। अजहान जो कि इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था, खड़ा हुआ और उसके सामने हैरानी परेशानी से, कौन सा बदला? उस दिन जो सबके सामने आपकी बेइज्जती जो की थी ना, अना को ठेस पहुंच गई होगी आपकी। हाय वो नॉवेल्स पढ़ने वाली मासूम लड़की पता नहीं क्या से क्या सोच रही थी। क्या हो गया, सुकून से बैठो और बताओ कि किस बात का डर है और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं बदले के लिए शादी करूंगा तुमसे। पता है सब मुझे बदले के लिए ही शादी की है आपने, सब समझ आ गई है मुझे। आप समझते क्या हैं खुद को? जरा सी बात पे आप मर्दों की अना को ठेस पहुंच जाती है। इस जरा सी बेइज्जती के बदले के लिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो रो भी रही थी। पागल हो गई हो, सठिया गई हो, जाओ फ्रेश हो, शावर लो, दिमाग थोड़ा ठंडा हो फिर बात करते हैं, जाओ शाबाश। अजान को तो समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। काश दूल्हे साहब भी नॉवेल्स पढ़ते होते तो इन्हें सिचुएशन समझने में 1 मिनट लगता, लेकिन हाय रे दूल्हे की किस्मत। उसे टस से मस ना होते देखकर अजहान उसके पास गया। मजाक कर रहा था मैं, एम सॉरी अगर बुरा लगा तो। सच कह रहे हैं आप? सच में आप मजाक कर रहे थे? वो सुसु करते बोली। हाँ भाई मजाक कर रहा था, एक संजीदा बंदा हूँ मैं, पहली दफा मजाक किया वो भी भारी पड़ गया। वो अफसोस से बोला था, आई एम सॉरी मैं ज्यादा ही रिएक्ट कर गई, लगता है ओवर रिएक्ट करने की आदत है आपको। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो मुंह बना के बोली थी और यूं उनकी नई जिंदगी का आगाज हुआ। सुबह वो बैठी मोबाइल पर अपनी ही तस्वीर जूम करके देख रही थी जो उसे उसकी बहन ने भेजी थी। अच्छी खासी लग रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं लग रही, प्यारी लग रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। 2 दिन के बाद माँ को मिलने गई थी। माँ ने अजहान का रवैया पूछा कि कैसा है। सड़ियल खड़ूस, तारीफ करने से जुबान में बल पड़ते हैं उनके, हंसने से एलर्जी है इन्हें, मुझे तो उनके दांतों का रंग भी नहीं पता, सारा ने मुंह बनाकर जवाब दिया था। माँ ने घूरा था उसे, दांतों का रंग सफेद ही होता है सबका। सबका नहीं होता, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सारा ये बोंगियां मारनी छोड़ दो, संजीदा हो जा, शादी हो गई है तुम्हारी, मिल तो क्या है आपको संजीदा दामाद, उसी पर इक्तफा करें। जबकि माँ ने सर पकड़ा था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें एक बार भी ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? उस बेचारी का क्या कसूर था जिसे तुम अपने नाम पे लेके आए थे? निकाह मजाक है तुम्हारे लिए, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन पहुंचाने के लिए। सारम को जब पता चला था उसकी हरकत का तो उसे हैरत का झटका लगा था। उसे अंदाजा था कि कुछ न कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, मगर इस हद तक जाएगा ये अंदाजा नहीं था। उसे सब कुछ आकिया बेगम से पता चला था और वो तब से यार पे तप रहा था। और जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है उसका अंदाजा है, उसका मुदावा कौन करेगा? शहरयार जो कि दिल में शर्मिंदा था मगर उसके सामने मानने से इनकारी था और अपनी गलती को डिफेंड कर रहा था। कौन से जुल्म के पहाड़ टूटे हैं तुम पे, जरा बताना मुझे। तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया और ये उनका हक था। ठीक है मान लिया उनका हक था, मगर क्या इसका मतलब ये था कि वो अपनी औलाद को बिल्कुल ही फरामोश कर दें? उन्होंने शौहर खोया था तो मैंने भी अपना बाप खोया था। छोटा था मैं, जिस वक्त मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। बाप तो छिन गया, माँ का प्यार भी छिन गया और इन सब का जिम्मेदार कौन था? वो शहबाज। अगर वो ना होता तो आज मेरी माँ मेरी होती, वो तड़प के बोला था। सारम ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। शायद जब्त की वजह से उसने उसके कंधे पे हाथ रखा था, गोया उसे तसल्ली दी थी।
सही हो तुम अपनी जगह, मगर गलती तुम्हारी भी थी। इन सब में तुमने इन्हें एक बार भी अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया? उनकी शादी के बाद दूर हो गए थे तुम उनसे। उन्होंने शुरू शुरू में कोशिश की थी, मगर तुम्हारा रवैया देख के पीछे हट गई थी वो। तुम उन्होंने एक बार अगर मोहब्बत से पुकारते तो वो तुम्हें मोहब्बत से जवाब देती। माँ है वो तुम्हारी, और माँ कभी भी अपनी औलाद को फरामोश नहीं कर सकती, सारंग ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा था। शहरयार ने उसकी तरफ देखा था। ठीक ही तो कह रहा था वो माँ की शादी को कबूल ही नहीं कर पा रहा था और दूर हो गया था उनसे। वो वहां से उठा और चुपचाप बाहर निकल गया। अजहान ने हैदर के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की थी। उसके पास उसके खिलाफ कई सबूत लगे थे। वो एक स्मगलर था। पहले पहल तो वो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करता था, मगर जब नशे के लिए पैसे पूरे नहीं होते थे तो ऐसा ऐसा वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हुआ। जैसे जैसे उसके ताल्लुकात बढ़ते गए उसके जराइम भी बढ़ते गए, और आज वो एक गैंग का हिस्सा था। इस गैंग का काम था कि वो मुख्तलिफ मोहल्लों में रहते थे, हमदर्दी बटोरते थे, इत्तेमाद जीतते थे मोहल्ले वालों का, और फिर किसी न किसी तरह लड़कियों को उठाया जाता था और बेचा जाता था। मीडिया में हर तरफ खबर फैल चुकी थी। हर तरफ इनको तलाश किया जा रहा था। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे, और आखिरकार हैदर न्याज पुलिस के हत्थे लग चुका था। आपी, अम्मी जल्दी आए, देखें अब्बा को पुलिस ने पकड़ लिया। लेजा टीवी पर न्यूज देखकर चीखी थी। तभी माहा और समरीन बेगम आई थी। जैसे जैसे वो न्यूज हेडलाइंस सुन रही थी सख्ते में आ गई थी। समरीन बेगम गिरते गिरते बची थी। उन्होंने पास पड़ी कुर्सी का सहारा लिया था, जबकि माहा बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रही थी। आंखों से आंसू जारी थे। उसके लबों से शिकवा निकला था, अब्बा आपने एक बार फिर अच्छा नहीं किया। अजहान लैपटॉप पे काम कर रहा था जब सारा कमरे में आई। सुने, बोलो। वो स्क्रीन पर नजरें जमाए ही बोला। नजरें तो हटाएं इधर से, मेरी तरफ देखें। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिसेस कि मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं। उसने उसे देखे बिना ही बोला। ये डायलॉग पढ़ा पढ़ा लग रहा है। ओह, अचानक याद आने पर उसने हैरत से सोचा, ये बंदा नॉवेल्स भी पढ़ता है, लेकिन कब? खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी अब? वो उसे सर पर खड़ा देखकर झुंझलाते हुए बोला। आप भी नॉवेल्स पढ़ते हैं? अचानक उसकी जुबान से फिसला। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा। रात के 10 बजे तुम ये सवाल पूछने के लिए मेरे सरहाने खड़ी हो? वो हड़बड़ाई नहीं। वो मुझे पूछना था कि कल मुझे अम्मी की तरफ जाना है। पूछ रही हो या बता रही हो? दोनों, एक लफ्जी जवाब दिया। अभी पिछले वीक तो गई थी तुम। हाँ, आप साथ नहीं थे। अम्मी भी बार बार पूछ रही थी। इस बार आपके साथ जाना है, अगर आपको फुर्सत मिले तो। उसने आखिरी बात पर जोर देकर कहा। अच्छा, लेकिन सुबह तो मेरी मीटिंग है, फिर कभी सही। पता था मुझे, आपको अपना काम ज्यादा प्यारा है। हमेशा सौतेली बीवियों वाला सलूक करते हैं आप मेरे साथ। वो रोज देने वाली थी। उसने हैरत और सदमे से उसकी तरफ देखा। सौतेली बीवियां? ये कौन सी बीवियां होती हैं? वही जिनके शौहर हर वक्त सड़ी हुई बातें करते हैं, कभी उनकी तारीफ नहीं करते, बीवी से ज्यादा काम को तरजीह देते हैं, और तो और कभी शॉपिंग पे भी नहीं लेकर जाते। तो ये सौतेली बीवियों वाला सलूक ही हुआ। वो इंतहाई मासूमियत से बोली थी। उसके शिकवे सुनकर उसने कहका लगाया। उसने शादी के बाद उसे पहली बार ऐसे हंसते हुए देखा था। हाय, कमबख्त हंसते हुए कितना अच्छा लगता है, उसने दिल में सोचा था। अजहान ने लैपटॉप साइड पर रखा और उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अच्छा, सुबह तैयार रहना, हम शॉपिंग पे चलेंगे और वहां से मेरे ससुराल और तुम्हारे मैके हाजिरी लगवाएंगे, ठीक है? उसने खुशी से उसकी तरफ देखा। अच्छा, सही है। वो उठ के बाहर जाने लगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी सगी बीवी के पास, ये कहकर वो बाहर निकल गया, और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जबकि पीछे उसके चेहरे पे पहले हैरानी के तासरात और फिर गुस्से के, और फिर उसकी अपनी हंसी छूट गई। उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं भी ना, भला सौतेली बीवी भी होती है? शहरयार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसकी नजर माँ के कमरे पर पड़ी। दरवाजा बंद था। वो कदम उठाता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक देते देते रुक गया। हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर हिम्मत करके दस्तक दे दी। अंदर से आवाज आई थी, आ जाओ। वो ऐसे ऐसे दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। वो सामने ही बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उन्होंने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, कोई काम था? क्यों, काम के बगैर नहीं आ सकता। उनके पैरों की तरफ बेड पे बैठते हुए बोला था। पहले कभी आए नहीं हो इसलिए पूछा। वो शर्मिंदा हुआ था। उसने उनकी गोद में सर रखा था और बोला, नाराज हैं?
जबकि आफिया बेगम उसके इस अमल पर हैरान हुई थी। फिर उन्होंने उसके बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर दी। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी अपने बेटे से? बहुत देर बाद वो आज इतने प्यार से बोली थी और उनके लहजे से ममता झलक रही थी। याद है बचपन में जब आप नाराज होती थी तो मैं ऐसे ही आपकी गोद में सर रख देता था तो आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाती थी। बस आज भी मैंने बगैर कोई सफाई पेश किए आपकी गोद में सर रख दिया है, माफ कर देंगी ना? वो इस वक्त कोई छोटा बच्चा लग रहा था। तुम आज भी मेरे लिए वही छोटे बच्चे हो और माँ अपनी औलाद से नाराज रह सकती है भला? कितनी ही देर वो दोनों पुरानी बातें करते रहे, शहरयार के बचपन की। फिर आफिया बेगम बोली थी, बेटा माँ के साथ अच्छा नहीं किया तुमने, बहुत अच्छी बच्ची है वो, मना लाओ उसे। अगर आपकी बहू ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया तो? वो मुस्कुराते हुए उनका हाथ थामते बोला था, नहीं देगी धक्के, ऐसी नहीं है वो। हाँ, अभी से इतनी फेवर बहू की? वो शरारत से बोला था। वो है ही इतनी अच्छी, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अगले ही दिन वो माह के घर गया था मगर घर को ताला लगा था। इधर उधर से पता किया तो पता चला कि 2 दिन पहले ही वो घर छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कोई अता पता ना मिला। 2 साल गुजर गए थे। एक दिन उसे वो सड़क पर खड़ी नजर आई थी। वो उसके पास गया था बड़ी खुशी से, मगर उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आया था, खासकर तब जब उसने तलाक मांगी थी। इसलिए गुस्से में उसने वही बात दोहराई जो घर दोहराई थी। गुस्से से वो वापस चला गया था। माहा का सख्त मूड खराब था। वो घर आई तो सामने ही आफिया बेगम को देखकर भुंजिका ही रह गई। सड़क पर बेटा दंदना फिर रहा था और घर में माँ वो दिल ही दिल में कुढ़ी थी। बेटा मैंने बुलाया है इन्हें, समरीन बेगम ने उसे देखते हुए कहा। आफिया बेगम कितनी ही देर उसे फाइल करती रही। शहरयार बहुत बदल गया है। वो उनकी बात मान जाती अगर वो शहरयार से मिली ना होती आज, मगर उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपका बेटा अगर खुद लेने आएगा तो मैं चली जाऊंगी उसके साथ। अगले दिन शहरयार उसे लेने गया था। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। वो दिल ही दिल में तहिया कर रही थी कि जीना हराम कर दूंगी मैं इस अकड़ू का। रात को जब वो कमरे में आई तो वो मोबाइल पे लगा था। उसे देखते ही मोबाइल साइड टेबल पे रखा और सोने के लिए लेट गया। जबकि लेटते हुए उसने कहा था कि अगर तुम्हें मसला है तो सोफे पे सो जाओ। वो थोड़ी देर घूरती रही और फिर सोफे से कुशन उठाया, बेड के दरमियान में रखा और दूसरी साइड पे आके लेट गई। जिसे ज्यादा मसला है वो खुद ही सो जाए सोफे पे, वो बुड़बड़ाई थी। 2 मिनट ही गुजरे थे कि शहरयार ने उसके कान में सरगोशी की थी, अगर हिम्मत करके बेड तक आ गई हो तो ये कुशन भी हटा दो। उसने अनसुनी कर दिया था उसकी बात को, जबकि दिल में इसे लफंगा, ठरकी और पता नहीं कौन कौन से अलकाब से नवाज रही थी। शहरयार सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब वो कमरे में आई। आंटी बुला रही हैं तुम्हें नीचे। वो रूखेपन से उसे पैगाम देके मुड़ने लगी कि उसने पीछे से पुकारा, सुनो। वो मुड़ी, ये तुम किस खुशी में कह रही हो मुझे? वो शीशे के सामने टाई की नाट बांधते बोला। माहा ने आंखें सिकेड़ के उसे देखा और फिर कंधे उचका के बोली, इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, बाकी तुम समझदार हो। ये कहकर वो रुकी नहीं, जबकि शहरयार ने उसकी बात सुनकर दांत खिचखिचाए थे। जुबान खूब चलानी आती है इस लड़की को, वो बुड़बड़ाया। सारा जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम, शाम से पहले वापस भी आना है। आ रही हूँ बस 5 मिनट, वो कमरे से ही चिल्लाई, जबकि अजहान लाउंज में बैठा इंतजार कर रहा था। बेगम साहिबा, पिछले 1 घंटे से आपके 5 मिनट ही पूरे नहीं हो रहे। अगर अब आप 5 मिनट के अंदर अंदर ना आई तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, फिर होती रहना सारा दिन तैयार। वो धमकी आमेज अंदाज में बोला। धमकी असर अंदाज साबित हुई थी और वो पूरे 5 मिनट बाद उसे आती दिखाई दी। कैसी लग रही हो? उसने आते ही उससे पूछा। अच्छी लग रही हो, अब चलो। उसने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया। वो दिल मिला के रह गई थी। तारीफ करते हुए तो इस बंदे के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वो बुड़बड़ाई। तभी वो रुका और बोला, 1 मिनट, आर्यन कहाँ है? ओ, उसने सर पर हाथ मारा। इसे तो मैं कमरे में ही भूल आई हूँ, वो सो रहा था, वो भागी। हद हो गई गैर जिम्मेदारी की, यानी कि अपनी तैयारी में इतना मगन थी कि बेटे को ही भूल गई। वो सदमाती अंदाज में बोला। वो आर्यन को उठाए आई जो कि एक माँ का था, दिखा के वो उसे कड़े तेवरों से घुर रहा है। अच्छा ना, ऐसे तो मत घुरे, बस जल्दी में याद नहीं रहा, आपने हलचल ही इतनी मचाई हुई थी। ख्याल करना अब उधर ना भूल आना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं कि उधर अपने बेटे को ही भूलाऊं। वो मुंह बना के बोली थी। हाँ जी, अभी तो आप अपने बेटे को घर की रखवाली के लिए छोड़ के जा रही थी ना, वो तंजन बोला। अच्छा बस करें, अब आपको देर नहीं हो रही? पहले तो घर सर पर उठाया हुआ था, इसी की वजह से भूली थी मैं। गोया कि सारी गलती उसी के सर डाल दी थी, जबकि
अजहान ने उसे देख के सर हिलाया कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माहा किचन में आई, देखा तो मुलाजमा चाय बना रही थी। ये किसके लिए बना रही चाय? वो छोटे साहब जी के लिए, उनके सर में दर्द हो रहा है, मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा, वो पुरसोच अंदाज में बोली। उसने देखा कि मुलाजमा चाय चीनी डाले बगैर ही लेके जा रही है। रुको, आवाज दी, इसे चीनी नहीं डालनी? नहीं, साहब जी फीकी चाय पीते हैं। ओ, इधर तो मैं देके आती हूँ। चाय का कप लिया मुलाजमा के हाथ से, किचन में गई, चीनी डाली और कमरे की तरफ चल दी। आपकी चाय? मुस्कुरा के चाय टेबल पे रखी। शहरयार ने हैरत से उसकी तरफ देखा जो चाय रख के वापस जा रही थी। वो बाहर लॉन में टहल रही थी और साथ ही फोन पे किसी से बात कर रही थी। तभी मुलाजमा ने इसे आके कहा कि छोटे साहब जी बुला रहे हैं आपको। वो मुस्कुराई, गोया के नवाब साहब ने शरबत पी लिया। वो कमरे में आई तो वो सामने ही सोफे पे विराजमान था। क्यों बुलाया मुझे? माहा ने बेजारी से पूछा। क्या है ये? इशारा टेबल पर पड़े चाय के कप की तरफ था। चाय है, तुनक के जवाब दिया। ओह, मुझे नहीं पता था, बहुत शुक्रिया इतनी अहम मालूमात देने के लिए। शहरयार ने गोया तंज किया। ये पूछने के लिए बुलाया था। शहरयार ने असल बात की तरफ ही आना मुनासिब समझा। चाय तुमने बनाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो फखरिया बोली। क्यों, बहुत अच्छी बनी है ना? मेरे हाथ की चाय सबको ही पसंद है। वो कॉलर झाड़ते हुए खुद को दाद देते हुए बोली। चीनी कितनी डाली थी इसमें? वो उसकी बातों को इग्नोर करते बोला। लेकिन आप तो फीकी चाय पीते हैं ना? वो मासूमाना शक्ल बना के बोली। ओह, तो मोहतरमा को पता है कि मैं फीकी चाय पीता हूँ, लेकिन चाय का घूंट भर के तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे घर की चीनी इसमें डाल दी है। इतनी भी मीठी नहीं होगी, सिर्फ 4 चम्मच ही तो। अभी बात मुंह में ही थी कि उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। शहरयार की तो गोया आंखें ही बाहर आ गईं। पूरे 4 चम्मच चीनी डाल दी तुमने? वो सदमे की कैफियत में बोला था। फीकी चाय पी पी के मिठास की कमी हो गई है आप में, तभी तो हर किसी को काटने को दौड़ते हैं। एक दिन मीठी चाय पी लें, ये तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। माहा ने पटाख से जवाब दिया था। जब से वो दोबारा घर वापस आई थी, उसे जिज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। काट खाने को दौड़ता हूँ, क्या मतलब है इस बात का? कोई कुत्ता हूं मैं? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था। नहीं, मेरा मतलब था कि वो हड़बड़ाई। कुछ नहीं, ये कह के वो बाहर की तरफ भागी, जबकि शहरयार पीछे मुठ्ठियां भींचते रह गया। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? माहा इतनी रूखी रूखी सी क्यों है? आफिया बेगम ने जांचती नजरों से शहरयार को देखते हुए पूछा। अपनी बहू से पूछे क्या मसला है इसे, मुंह ही सीधा नहीं हो रहा इसका। और तुमने यकीनन उसे मनाने की जहमत भी नहीं की होगी। मम्मा, इसे लेके आया हूँ घर, इसका यही मतलब हुआ ना कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने रवैये पे, तभी तो लाया हूँ घर उसे, वरना मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि उसे अपने सर पे लाके बिठा लो। मगर आपकी बहू मुझे किसी खाते में ही नहीं ले रही। वो मुंह बना के बोला था। बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? माजी में जो उसके साथ हुआ उसका असर जाहिर करने के लिए इसे तुम्हारी तवज्जो और प्यार की जरूरत होगी। वक्त दो उसे और मनाओ। तुम्हारी शान में फर्क नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा झुक जाओगे। किसी एक को तो झुकना पड़ेगा, वैसे भी गलती तुम्हारी थी तो तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। ये आप मुझे समझा रही हैं या मुझे सुना रही हैं? वो अबरू झुका के बोला। यही समझ लो कि कान खींच रही हूँ। वह हंसते हुए बोले। अच्छा, मैं भूल ही गई, सरफराज साहब के बेटे की शादी है, उन्होंने बुलाया है शादी पे। मैं तो जा नहीं रही, तबीयत ठीक नहीं मेरी, तुम दोनों जाओ। वैसे भी मिसेस सरफराज गिला कर रही थी कि बेटे की शादी कर ली और बुलाना तो दूर की बात, बताया भी नहीं। इनका गिला भी दूर कर दूंगा, डोंट वरी। वो कुछ सोचते हुए बोला। पराई शादी में मुझे लाके बिठा दिया, इधर ना मेरी किसी से जान ना पहचान, और खुद देखो कैसे चिपका हुआ है उनके साथ। उसने शहरयार की तरफ देखते हुए कहा, जहां वो कुछ फासले पर खड़ा लड़कियों से बातें कर रहा था। वो बुड़बुड़ाने में मसरूफ थी, तभी किसी ने उसे आवाज दी। मिसेस शहरयार। उसने पहले हैरानी से उसे देखा। जिधर से आवाज आई वहां तो औरतें खड़ी थीं। उनमें से एक उसे बुला रही थी। उसने देखकर मुंह फेर लिया। एक और आवाज उसके कानों में पड़ी थी, जैसे उसने अनसुनी कर दिया था। तभी शहरयार उसकी तरफ आया था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बुला रही है वो। उसे उसकी तरफ देखा, फिर बोली। वो किसी मिसेस शहरयार को बुला रही है, मुझे नहीं। माहा देखो, ये ड्रामे तुम घर जाके कर लेना, वो झुंझलाते हुए बोला। कौन सा ड्रामा? माहा हैदर नाम है मेरा, और अगर वो मेरे नाम से पुकारेंगी तो चली जाऊंगी, वरना किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे इधर से 1 इंच भी हिला सके।
उसने बड़े पुरसकून लहजे में जवाब दिया। महा, वो दरमियान में ही बोली नहीं, उठूंगी जब तक मेरे नाम से ना पुकार। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि शहरयार ने उसका बाजू पकड़ा और खींचते हुए ले गया, लेकिन जाहिर ऐसे किया जैसे दोनों हाथ में हाथ डाल के आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। वो एक्चुअली मेरी मिसेज थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, इसलिए हमारी थोड़ी बहस हो गई। मान ही नहीं रही थी कि उसे कोई बुला रहा है। बताएं, इसी के झूठ नहीं बोल रहा था मैं। शहरयार ने इन औरतों को मुस्कुराते हुए सफाई पेश की, जबकि वो गुस्से से मुंह खुले उसे घूर रही थी। अरे बेटा, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, मिसेज सरफराज मुस्कुरा के बोली थी। उन्होंने उसकी बात मजाक में ली थी। कैसी हो बेटा? वो महा की तरफ मुतवज्जो हुई थी। जी मैं ठीक, वो जबरन मुस्कुराई। क्या नाम है आपका बेटा? महा हैदर। वैसे शहरयार बेटा, आपने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, चुपके से ही शादी कर ली। उन्होंने गिला किया। आंटी, बस शादी सादगी से हुई थी, किसी को भी नहीं बुलाया था, लेकिन आपका गिला दूर कर देता हूँ। 3 दिन बाद हमारा वलीमा है, जरूर आइएगा, बाकायदा इन्विटेशन भी भेजूंगा। वो मुस्कुरा के बोला था। महा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें और मुंह दोनों ही खुले थे, जिसे शहरयार ने नोट किया था। उसने उसका हाथ दबाया था। वो एकदम होश में आई थी। वापसी पे उसने कार का दरवाजा जोर से बंद किया था। आहिस्ता, मिसेस, आपके अब्बा जान की गाड़ी नहीं है। वो महफूज हो रहा था उसकी हालत से। मेरे अब्बा जान की होती तो प्यार से बंद करती। खैर, ये वलीमे का शोशा क्यों छोड़ा? जिसके साथ वलीमा है उसे खबर नहीं, और बाकी हर जगह ऐलान करते फिर रहे हैं। वो जो इतनी देर से जब्त किए बैठी थी, आखिर उस पर चढ़ दौड़ी। क्यों? अब सारी जिंदगी वलीमा ही नहीं करना? जो अरमान बारात वाले दिन पूरे नहीं हुए, अब वलीमे पे तो करने ही हैं। और रही बात तुम्हें बताने की, तो मेरा प्लान ही रात को बना था। अभी तो घर में किसी को भी नहीं पता। अजीब, वो बस इतना ही बोली थी। 3 दिन के बाद वलीमा तैयारियां कैसे होंगी इतनी जल्दी? ऊपर से शहबाज भी इधर नहीं है। आफिया बेगम उसकी बात सुनकर फिक्रमंदी से बोली। तैयारियों की फिक्र ना करें, वो हो जाएंगी। बाय द वे, आपके शौहर साहब 2 हफ्तों से गायब हैं। ऐसा कौन सा काम है जो खत्म ही नहीं हो रहा? नजर रखें अपने शौहर पे। ये ना हो आपको काम का कहकर वो अपनी दूसरी बेगम के पास मजे कर रहे हो। वो शरारतन बोला। शर्म तो नहीं आती माँ के साथ मस्करियां करते हुए? लोग भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वो मुंह बनाते हुए बोला। उसका रवैया शहबाज साहब के साथ कदरे बेहतर हो गया था। उखड़ा उखड़ा जरूर रहता, मगर लहजे में अब उनके लिए एहतराम होता था। सब लोग हॉल में मौजूद थे, जहां वलीमे की तकरीब का इंतजाम हुआ था। तभी शहरयार माहा का हाथ पकड़े इंटर हुआ था। माहा ने स्काई ब्लू कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, जबकि शहरयार ने ब्लैक कलर की शेरवानी। बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ था। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़े थे। तभी शहरयार ने उसके कान में सरगोशी की थी। मिसेस, आप तो बिजलियां गिरा रही हैं। आप बला की हसीन लग रही हैं कसम से। जबकि वो उसकी कुर्बत में खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। वो शर्माई थी या घबराई थी, शहरयार को अंदाजा न हो सका। आफिया बेगम माहा को रूम के दरवाजे तक छोड़ गई थी और उनका कहना था कि आगे खुद जाओ, तुम्हारा शौहर मुझे खास हदायत देकर गया है। वो मुस्कुरा के बोली थी, जबकि माहा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला था। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन की तो उसकी नजर सामने ही बेड के ऊपर दीवार पर लगी लाइट्स पर गई, जहां लाइट्स से सॉरी लिखा हुआ था। कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा दिल शेप का गुब्बारा लटक रहा था, जिसपे सॉरी लिखा हुआ था। वो मबहूस सी होके आगे बढ़ी। बेड पे भी फूलों से सॉरी लिखा हुआ था, जिसे देख के उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। दरमियान में एक कार्ड पड़ा था, यकीनन वो भी सॉरी का था। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी, कार्ड पकड़ा, तभी शहरयार आया था। पीछे से सरगोशी की थी। ये बंदा नाचीज, आपका शौहर नामदार, अपनी तमाम तर गुस्ताखियों की माफी चाहता है। उम्मीद है कि आप बगैर कोई चून चुरा किए माफ कर देंगी। वो उसके कंधे पे थोड़ी अटका के बोला था, जबकि माहा के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। वो जो दिल सख्त करके बैठी थी, आज पिघल गई थी। वो मुड़ी थी, तभी शहरयार सीधा खड़ा हुआ। एक शर्त पे मिल सकती है बगैर चून चुरा किए माफी। वो हाथ बांधे मुस्कुराते हुए बोली, कौन सी शर्त? यही कि आइंदा आप भी मेरी हर बात बगैर चून चुरा किए मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी ही चलेगी, हर बीवी की तरह रवायती शर्त। वो हंसा था। कबूल है, फिलहाल बात की बात में देखेंगे। मोहब्बत तुम करो, निभाना हम सिखाएंगे, मंजिलें तुम चुनो, रास्ता हम बताएंगे, ख्वाब तुम देखो, ताबीर हम बनाएंगे, साथ तुम दो, खुशियां हम लाएंगे। शहरयार उसके चेहरे को गौर देखते हुए गुनगुनाया। तभी वो नजरें झुका गई थी। शहरयार ने आगे बढ़कर उसके माथे पे बोसा दिया था।
नई जिंदगी की शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस।